Today we are going to start magnetic field due to a current carrying circular loop at its center, या magnetic field at the center of a current carrying circular loop. And this is another application of Biot-Savart's law. Biot-Savart's law की अभी हमने इससे पहले वाली क्लास में एप्लीकेशन देखी थी करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के कारण देखी थी, जिसमें हमने फाइनाइट को लेकर के फिर उससे इनफाइनाइट बनाया था. अभी हम बात कर रहे हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप दे रखा है और उसके सेंटर पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ. सो लेट्स सपोज ये हमने बना दिया सर्कुलर लूप एंड इट इज कैरिंग सम करंट. ठीक है, करंट कैरिंग करने के लिए हमने इसको माइन्यूट सा कट दिया और हमने यहाँ पर एक प्राइमरी सर्किट कनेक्ट कर दिया, यानी कि रेजिस्टेंस बैटरी की ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिया. ठीक है, ये प्लस ये माइनस, सो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो. की लगा देते हैं. ठीक है, चाहो तो एमीटर लगाना हो तो एमीटर लगा दो, नहीं लगाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, ये आई करंट विल स्टार्ट टू फ्लो एज द की के इज बीइंग क्लोज. दिस इज आवर बैटरी and this is one of the end, this is another end. Current will start to flow in such a way. So clearly अगर इस फॉर्मेट में फ्लो हो रही है, so this is what, which direction, clockwise direction. और clockwise direction के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रेट वायर के लिए हमने यूज किया था. पहले आप इसका रूल भी सीख लीजिए क्योंकि अब डायरेक्ट एप्लीकेशन ही दे रखी है, तो उससे पहले हम करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल भी हाथों हाथ देख ले. हमने स्ट्रेट के लिए तो देख रखा है कि स्ट्रेट वायर में अगर करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होती है उस डायरेक्शन में हम हमारे राइट हैंड का थंब रखते हैं और फिंगर्स को कर्ल करते हैं. जिस डायरेक्शन में कर्लिंग हो रही है, फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में एरोज बनते हैं. सर्कुलर पैटर्न के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसके एरो कैसे बनते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स मूव हो रही है, तो इस तरीके से ये हमारे एरोज बन जाते हैं. क्लियरली दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर करंट ऊपर जा रही होती तो और नीचे जा रही हो तो हम थंब को कैसे रखेंगे, उल्टा करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर्स इस तरह से मूव करेंगी. सो इस तरीके से करंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जनरेट होगा क्लॉकवाइज. ठीक, यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो काम हमने यहाँ किया उसका बिल्कुल उल्टा. जब सर्कुलर लूप होता है तो सर्कुलर लूप के अंदर जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो, अब करंट क्योंकि सर्कुलरली मूव हो रही है, अगर करंट है स्ट्रेट तो मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर, और अगर करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्ट्रेट. तो ये दोनों का वैसे वर्सा चल रहा है. तो इसके अंदर रूल वही रहेगा, बस इसके अंदर क्योंकि अब करंट सर्कुलर में आ गई तो हम क्या चीज सर्कुलर हो सकती है, फिंगर्स का मूव. तो फिंगर्स की मोशन, यानी कि फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे कि ये जो हमारी फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में फ्लो, करंट की डायरेक्शन में फ्लो. तो जो स्ट्रेस हम होगा इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड इट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप. जिस प्लेन में सर्कुलर लूप को रखा गया है उसके परपेंडिकुलर. अभी मैंने मान लिया कि इट इज बीइंग केप्ट इन एक्सवाई प्लेन. सो एक्सवाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आना है मैग्नेटिक फील्ड. ये कंपल्सरी. करंट और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ऑलवेज रिमेंबर. तो करंट क्योंकि खुद एक्सवाई प्लेन में हो रही है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो एक ही बची है, जेड. अब वो प्लस जेड हो सकता है, माइनस जेड, उसके लिए हम ये रूल ले रहे हैं. तो हमने क्या किया, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में मूव किया, तो थंब किधर आ रहा है, अंदर की तरफ, इनवर्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर होगी. और ये करंट लूप के कारण हमेशा इसके मेन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा क्रिएट होगा और इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट. सो पूरे करंट लूप के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन इनसाइड इनवर्ट डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं क्रॉस. ठीक, इसी तरीके से अगर करंट लूप हमारा जो था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होता तो इसके अंदर हम सेम ही डायरेक्शन बना दी मैंने. ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनानी है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज. सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिंगर्स को मूव करें इस एक्सवाई प्लेन में, तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ. बाहर के लिए हम क्या डायरेक्शन यूज करते हैं, डॉट. सो बी की डायरेक्शन नियर द सेंटर, एट द सेंटर, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द एक्सवाई, यानी कि प्लस जेड एक्सिस के अलोंग. ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए.
ये क्रॉस इनवर्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट, डॉट मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा नॉर्थ पोल बनाएगा, यानी कि आप इनके एन बना दो और जो आपका करंट फ्लो रहा था उसके एरो, दोनों के एरो मैच करने चाहिए, तो आपने सही पोल बोला है। यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो आपका जो थंब आ रहा है ये बाहर की तरफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ पोल। और इसके अंदर देखें तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि आप उधर पीछे जाके देखते तो नॉर्थ दिखता जिधर थंब है, तो ये वाला हिस्सा हमेशा साउथ कहलाएगा। तो ध्यान रख लीजिए, थंब वाला पॉइंट नॉर्थ, ये वाला पॉइंट साउथ। आपको ये पॉइंट दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, तो ये साउथ है। साउथ इसके अंदर मैच भी करेगा, देखिए साउथ बनाओगे, एस बनाओगे तो ये दोनों एरो मैच करेंगे। डन। सो डायरेक्शन समझ में आ गई, पोल्स कैसे जनरेट होते हैं ये समझ में आ गया। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग द बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक, करते हैं इसको स्टार्ट। सो देखिए अभी इतना हमें समझ में आ चुका है कि अगर ये वाली रोटेशन देखें तो ये हमारी रोटेशन है कौन सी, क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज में क्या बनता है, साउथ बनता है। इसके अंदर अगर बनाओ तो एस बनेगा, तो साउथ पोल है, हम सामने से जब देख रहे हैं साउथ पोल बनने वाला है। और साउथ पोल बनने वाला है इसके अंदर, तो ये वाला हिस्सा आएगा हमारा पीछे वाला, तो करंट यानी कि इस तरह से रोटेशन हो रहा है, दिख भी रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर आने वाला है, इनसाइड। हमें सेंटर पे फाइंड करना है, तो सेंटर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहीं के लिए भी देखें वो कैसे आएगा, इनवर्ट आएगा। कैसे आएगा, उसके लिए हमने क्या किया, बायो-सावर्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल करंट एलिमेंट। और स्मॉल करंट एलिमेंट हमेशा इट कैन बी थॉट एज अ स्ट्रेट वायर, एक छोटा सा स्ट्रेट वायर। तो अगर कैसा भी सर्कुलर लूप हो, अगर आप उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लो, तो वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट वायर के जैसा ही आपको नजर आएगा। ये भी दिखाने के लिए बड़ा है, इससे भी छोटा हिस्सा लोगे तो आप समझ सकते हैं कि वो और स्ट्रेट हो जाएगा। कहीं का भी हिस्सा लीजिए, ये आपको हमेशा एक स्ट्रेट वायर जैसा नजर आएगा। तो हमने क्या कर दिया कि कोई सा भी कहीं पे भी रैंडमली, अब आपके ऊपर है आप कहाँ लेते हो। सो कन्वीनियंट रहने के लिए मैंने बिल्कुल उसके ठीक सामने ले लिया, ये एक हिस्सा ले लिया। तो ये हमारा हो गया डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में, तो एरो जो डीएल वेक्टर का एरो बनाया गया है वो ऊपर की तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि करंट नीचे से ऊपर ही फ्लो हो रही है इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई डीएल वेक्टर ऐसे है। इससे हमने क्या किया, सेंटर पर हमें फाइंड करना है, तो यहां पर पहले मैं यहां बना देता हूं एक ये लाइन, ये इसकी जहां भी डीएल वेक्टर लेंगे उससे एक डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि ये सेंटर है और यहां डीएल वेक्टर लेना है। सो ये देखिए, ये डीएल वेक्टर एक स्ट्रेट वायर हो गया और इस डीएल वेक्टर के साथ ये जो कहलाएगी इसकी रेडियस कहलाएगी। लेट सपोज ये रेडियस है ए, तो ये इसका ए वेक्टर हो गया। तो यहां ध्यान से देखें तो ये तो है डीएल वेक्टर और ये है इसकी रेडियस ए वेक्टर। इन दोनों के बीच में बायो-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल जो थीटा लेते हैं, तो डी भी आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, आर वेक्टर का काम कर रहा है ए वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि ये डायग्राम अच्छा नजर आए आप लोगों को। डीएल वेक्टर हो गया और ये एंगल थीटा कितना हो गया इस टाइम पे 90 से हो गया 90। रीजन 90 क्यों हुआ, यह रेडियस और डीएल इसके सरकमफेरेंस पर है। सरकमफेरेंस पे कोई सी भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो एज ए टेंजेंट कहलाएगी। सो टेंजेंट से रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं यहां पर ये छोटा सा हिस्सा ले लूं और इसके साथ इसको ज्वाइन करूं तो भी ये परपेंडिकुलर होगा। यहां पर ले लूं एक छोटा सा हिस्सा और इसको ज्वाइन करूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी परपेंडिकुलर होगा। कहीं पे भी ज्वाइन की जाए सेंटर के साथ ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ए। तो इसका मतलब अगर ऐसे इस पूरे सर्कुलर लूप को ऐसे कई छोटे छोटे डीएल के अंदर ब्रेक करके मान लें और हर एक के कारण निकालें, तो हर एक से जो भी डिस्टेंस आएगी वो रेडियस की और डीएल की परपेंडिकुलर ही आएगी।
और हर एक के कारण आप चाहे यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, इसके अंदर चेंज करने की जगह मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका डीएल वेक्टर, ये आपका हो गया ए वेक्टर। डीएल वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा होता है वो 90 डिग्री आ गया। अब अगर मैं डायरेक्शन पूछूं, आर वेक्टर या जो ए वेक्टर काम कर रहा है, आर वेक्टर का काम कौन कर रहा है, ए वेक्टर, तो सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता, सो ए क्रॉस बी, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यहाँ पे डीएल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए से फिंगर्स को मूव करते हैं, ये वाली, ये जो कर्ल होती है तो ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, इसको मूव करते हैं जो थंब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो किधर आ रहा है, इनवर्ट। तो अगर मैं यहाँ डीएल लूं और इससे ए की तरफ घुमाऊं, ठीक है, ये देखिएगा, ये डीएल, ये आर वेक्टर, आर वेक्टर का काम कौन कर रहा है, ए वेक्टर, ये डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर पे लिए मैंने ये फिंगर्स और ए वेक्टर की तरफ घुमाया तो थंब आ रहा है इनवर्ट। तो मैं कहीं पे भी लूं, सभी जगह, यहां पर भी ले लूंगा तो करंट इधर आएगी, यहां पर ले लूंगा तो करंट इधर आएगी। इसके कारण अगर देखूंगा, मान लीजिए मैं, तो डीएल वेक्टर मेरा ऐसा दिखेगा, ये डीएल वेक्टर, इधर देखूंगा तो ये ए वेक्टर, ठीक। डीएल से ए की तरफ घुमाना है, इधर से इधर घुमाना है, तो ऐसे तो घूमेगा नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो थंब अंदर की तरफ ही आ रहा है। दूसरा रूल, अगर छोटे छोटे एलिमेंट हो तो आप ठक ठक रूल यूज किया करो, काफी आसान होता है, परपेंडिकुलर हो तो उसमें। ये देखो थंब रखा, ठक ठक ठक, किधर हो रहा है, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आ गया अंदर। यहां रखा, अंदर की तरफ। यहां पे अगर मैं देखता, डीएल वेक्टर नीचे की तरफ होता, ये डिस्टेंस इधर की तरफ होती, डीएल की तरफ मेरा थंब रखना है और यहां से दूंगा सेंटर पर, फिंगर्स अंदर जा रही है, ठक ठक, ठीक है। यहां पर देखूं, थंब यहां रखा, ठक ठक अंदर, यहां पर रखा अंदर, यानी कि मैं कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, दिस इज confirm that the direction of magnetic field due to each and every small current element will be perpendicularly inward to the plane of current loop. So यहां तक मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, कितनों को यहां तक ये सारी कहानी क्लियर है। तो देखिए अभी यहां पर, अब यहां पर इसका मतलब इतनी चीजें अब समझने के बाद अब हम क्या लगा दें, बायो-सावर्ट्स लॉ लगा दें। तो बायो-सावर्ट्स लॉ इस एक के लिए लगा दें, और हमें पता है सबके कारण अंदर ही आ रही है सेम डायरेक्शन में, तो बस अब इसका एक का निकाल के और सभी कंटिन्यूएशन के अंदर ब्रेक हुए मानेंगे, तो कंटिन्यूअस ब्रेकिंग को जब ऐड करेंगे तो उसके लिए सिंबल यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन। सो एक का निकाल के और ऑल इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसका आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए अभी यहाँ पर इसका डेरिवेशन, कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है। सिंस अकॉर्डिंग टू, ये सब कुछ कहानी लिखने के बाद कि लेट वी टेक अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप एंड देन द position vector, then the radius vector will be acting as its position vector from the center O, and hence since the dl vector and radius vector are perpendicular to each other reason, tangent is perpendicular to the radius, hence the angle between dl vector and a vector will be 90 degree. Now by applying ये सारी कहानी लिखने के बाद, by applying बायो-सावर्ट्स लॉ at its center we get magnitude of dB is given by mu naught upon 4 pi I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, या इसको इक्वेशन रहने देते हैं, ये हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर, इसको बोलते इक्वेशन नंबर 1। निकल गया, बस ये हो गया हमारा सिंगल मैग्नेटिक। अब क्या करते हैं, एक निकल चुका है हमारे पास, तो पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड due to whole wire
कैन बी डिटरमाइंड बाय, और फिर इसके बाद आप थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना चाहो तो लिख देना, बाय finding out such magnetic field due to such small current elements, and after integrating them by B is equals to integration of dB, dB क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। ध्यान से देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट, करंट फिक्स है कांस्टेंट, रेडियस हर जगह सेम ही रहेगी कांस्टेंट, ये पूरा का पूरी, तो ये सारी टर्म्स बाहर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है कि आप लिमिट लगा के करो या बिना लिमिट के करो, दोनों से आंसर मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो मैंने यहाँ बिना लिमिट के कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2, सिंस हियर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मीन्स डीएल के सम, टोटल डीएल के सम, सो ये डीएल, ये डीएल, डीएल 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 सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिलेगी, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या देना चाहिए, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस बोले तो 2 पाई ए। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये मेरा डेरिवेशन खत्म हो गया, बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, डीबी निकाला, इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ गया। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब 2 पाई है। So total magnetic field will be mu naught upon 4 pi into I upon A into 2 pi A. A and A gets cancelled. 2 pi से 4 pi 2 times. So sir, I by A square. Sorry, I by A square, A के cancel, A के बचेगा, B is equals to mu naught I upon 2A will be the answer. म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर क्या लिख दूं, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियरली अगर मैं यहाँ पर रिलेशन देखूं कि रेडियस, क्योंकि इसके अंदर अगर रेडियस और करंट पे देखूं तो बी सेंटर डिपेंडिंग ऑन आई, बी सेंटर डिपेंडिंग ऑन 1 अपॉन a, यानी कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ी रेडियस लोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और छोटी रेडियस लोगे यानी कि छोटी साइज लोगे लूप की तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा इन एडिशन टू इट, अगर इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ वायर, तो हर एक वायर के कारण, हर एक टर्न के कारण, यानी एक सर्कुलर लूप, फिर दूसरा सर्कुलर लूप, तीसरा सर्कुलर लूप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर ये सभी पास सर्कुलर लूप हो और सभी के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रही हो, तो हर एक के अंदर किसी भी एक तरफ से देखूं तो पहले में आई तो दूसरे में भी आई, थर्ड में भी आई, फोर्थ में भी आई। एक आई के कारण अगर एक बी आता तो सेकंड आई के कारण भी तो बी आता, क्योंकि बिल्कुल पास में है। ठीक है, सो अगर 4 आई है तो 4 बी, इसका मतलब जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊंगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी, कहां पर, सेंटर पर। सो इफ देयर आर n टर्न्स ऑफ सर्कुलर वायर या सर्कुलर लूप, देन बी सेंटर इज गिवन बाय, इसको पूरे को क्या कर दूं, n टर्न्स है तो n टाइम्स हो जाएगा, सो म्यू नॉट n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2a, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट ni अपॉन 2a, बी सेंटर। ठीक है, फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स। सो यहां से एक और रिजल्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बी सेंटर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? सो ये चीजें आप लोगों को सारी समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड वाइज, और अगर डायरेक्शन लिखनी है तो डायरेक्शन आप लिख सकते हो। सो ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, सर्कुलर लूप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर लूप। ये कि यही चीज अगर मैं यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल्स चेंज कर दूं तो ये करंट जो फ्लो हो रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही होती, नेट डायरेक्शन इधर आ जाती, तरीका सेम बना रहेगा। दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ